हेलो एवरीवन। इंडिया के अंदर चाइल्ड के बर्थ से पहले उसका जेंडर पता लगाना इलीगल है। क्या वो लड़की है या लड़का है? फिर भी इंडियन सोसाइटीज में आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न नोटिस किया होगा। एक लड़की है और एक लड़का है, या फिर पेरेंट्स की दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, या तीन लड़कियां हैं, एक लड़का है, या चार लड़कियां हैं और कोई लड़का नहीं। इस पैटर्न को समझते हुए क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं? जी हाँ, आज भी इंडियन सोसाइटीज में मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। और यही जेंडर बायसेस से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 released by World Economic Forum. So before starting the discussion in detail, my name is Priyanka. Welcome to my channel Decoding of the Hindu and the Indian Express. I would like to request all of you to please subscribe my channel, like and share so that I can provide you all the news updates on time. So let us begin our discussion. जेंडर गैप रिपोर्ट हमारे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट है विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर हम टोटल 17 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं जो पूरे ग्लोब की जो कंट्रीज है उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगी, सो दैट एक ग्लोबल लेवल पे पीस क्रिएट हो, एक ग्लोबल लेवल पे हार्मनी क्रिएट हो फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ ऑल द कंट्रीज। और उसी में से हमारा एक आता है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, जो बात करता है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। और इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश होती है इस साल, जो है आपके पास जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। नाउ व्हाट इज दिस रिपोर्ट? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2006 में उन्होंने पहली अपनी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करी थी, दैट इज द जेंडर इनइक्वालिटी और द जेंडर गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर पूरे ग्लोब में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है उस कंट्रीज की, या उस कंट्रीज के जो रिसोर्सेस होते हैं, वो वहां पे मेल और फीमेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका स्टडी करके डेटा निकालती है, जिसको बोला जाता है जेंडर गैप रिपोर्ट या फिर जेंडर इनइक्वालिटी को लेके जो इंडेक्स। तो हमने क्या देखा? इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहली रिपोर्ट आई थी 2006 में। नाउ मेथड की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखती है। पहला, एजुकेशन के अंदर क्या रोल है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी जॉब्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। हाईएस्ट पॉसिबल जो रैंक है यहाँ पे आपके पास वो है 1.0, लोवेस्ट होती है 0। इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आउट ऑफ 146 कंट्रीज इंडिया की जो रैंक है वो आई है 127। स्टैटिस्टिकली हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले साल हमारी जो रैंक थी वो 135 थी, यानी हमने 8 कंट्रीज को पीछे छोड़ के हमारी ये रैंक को इम्प्रूव किया, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। Right? There were 4 factors: India education and political empowerment. India has done good, but at the same time, when it comes to the economic participation and health, India is doing worse. I would not say worse, but yes, it is not doing good. India is doing bad in that. Let us have certain looks on the data. If I talk about political empowerment, India के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें 40% इंक्रीमेंट आपको दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। लोकल गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज वाला जो प्रोसेस होता है उसमें। और ये रिजल्ट है बिकॉज ऑफ द 73rd या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि लोकल गवर्नमेंट पंचायत से रिलेटेड है, 74th म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। इसके अंदर 33% वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए मैंडेटरी प्रोविजन लाया।
और एज ए रिजल्ट हमारे पास डेटा दिख ही रहा है कि 40% इंक्रीमेंट वुमेन का हुआ है। लेकिन इसी के साथ में मैं आपका जो ध्यान है इसके दूसरे पहलू की तरफ ले जाना चाहती हूँ। डेटा कह रहा है ये अच्छी बात है कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन आप सभी ने एक डमी रिप्रेजेंटेटिव का नाम सुना होगा। इंडियन सोसाइटी में बायसनेस अभी भी है। आज भी अगर पॉलिटिक्स के अंदर लोकल गवर्नमेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है तो उसमें उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो है ही। उनका इलेक्शन होता है, दे गेट इलेक्टेड, आफ्टर दैट वुमेन को खड़ा किया जा रहा है इलेक्शंस में क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशंस है। जब वो इलेक्शन जीत जाती है उसके बाद सारा डिसीजन मेकिंग उनके हस्बैंड्स के पास होता है। Women are just sent to the homes to look for the household chores और उनके बिहाफ पे सारे काम सारे डिसीजन उनके हस्बैंड ले रहे हो। ये होता है डमी रिप्रेजेंटेशन का काम। और पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो 2006 में पहली बार ये रिपोर्ट आई थी। तब से लेके अभी तक आपको जो डेटा है वो सिर्फ ये मिलेगा 15.1%। दैट मीन्स इतने लंबे टाइम से ये जो बिल पेंडिंग है कि यहाँ पे भी 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस पर अभी टाइम आ गया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इंटरेस्टिंगली अगर आपको एक और डेटा देखना है विमेन की रिप्रेजेंटेशन को समझने से लिए, नॉर्थ ईस्ट में जो नागालैंड स्टेट बना था 1963 में उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन बहुत ही मुझे तो ये बोलते टाइम ये बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि वहां पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एज ए एमएलए पहली बार अब हुआ है 2023 के अंदर। तो आप सोचिए एक ऐसी जगह जहां पे लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या उनकी पॉलिसीज में वुमेन के लिए कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे? क्या कोई ऐसी जुडिशरी जहां वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या उनकी जजमेंट्स में आपको बायसेस नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। और दैट इज द रीजन हम अभी भी उस जेंडर पैरिटी पे पहुंच नहीं पाए। नाउ हैव अ लुक ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट सेक्टर आप बोल सकते हैं। इन इंडिया समझने की कोशिश कीजिएगा, इफ अ चाइल्ड इज बोर्न, दो कंडीशन आप मान सकते हैं। पहला, अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, और दूसरा, अ बॉय चाइल्ड इज बोर्न। इनिशियल 3 years आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, इट्स ऑल अबाउट लक्स। फिर भी हम अगर रूरल एरियाज के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रही हूँ। हर एक चाइल्ड के बर्थ के लिए फंक्शन होता है। बहुत ही सिटी लाइफ पे आप मत जाइएगा क्योंकि हमारी मेजोरिटी ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में बिलोंग करती है। और आप सब इस चीज को लेके कनेक्ट कर पाओगे कि गर्ल चाइल्ड होने का फंक्शन छोटे लेवल का होता है, बॉय चाइल्ड होने का फंक्शन जो है सेलिब्रेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो बड़े लेवल पे होता है। अगर रूरल सोसाइटीज में आप कभी लोगों ने इंटरेक्ट किया होगा तो अगर बॉय चाइल्ड होता है तो दे गिव सम गिफ्ट्स, गोल्ड, एवरीथिंग, उस मदर को इतना अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन वहीं अगर फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, नो सेलिब्रेशन, कैन यू बिलीव इट, नो सेलिब्रेशन। बट वहीं अगर मेल चाइल्ड का बर्थ होगा, दैट मीन्स सेलिब्रेट किया जाएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे। बर्थ के टाइम पे की ये जो डिफरेंस है वो स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन तो बहुत दूर की बात, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे होता है इनका स्कूलिंग। 8th क्लास से लेके 9th क्लास तक ठीक है, टाइम बदल रहा है। वुमेन एंड मेल, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वली गोइंग टू स्कूल्स, करेक्ट। लेकिन जब टीनेजर्स का टाइम आता है, ये डेटा आपको घटते हुए दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल चाइल्ड। रीजन, teenage, menstruation. Yes, it is a boom to, sorry, yes, it is a bad thing to use this word again, in the Indian society, but yes, this is the reality. Menstruation is one of the reason कि जैसे ही लड़कियों की पीरियड स्टार्ट होते हैं उनको स्कूल जाने के लिए रोक दिया जाता है बिकॉज ऑफ
हाइजीनिक इशू, बिकॉज स्कूल्स में फैसिलिटीज नहीं है, सेफ्टी नहीं है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। पोवर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आप घर पे जाइए, घर का काम करिए, वी कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड यू स्कूल, फीस लगता है, करेक्ट। एंड देन फाइनली अगर आपकी स्कूलिंग भी करवा दी जाती है लड़कियों को, तो फिर कॉलेज का टाइम आता है, या तो कॉलेज से ड्रॉप आउट है, कॉलेज में भेजा ही नहीं जा रहा है, या फिर आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराया जाएगा जहां पे जैसे कि नॉर्मल डिग्री से आपको वहां जाके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप घर आके घर का काम करो। गांव में देखा होगा, बीएड कर लो, कुछ नहीं रखा है, बीए कर लो, राइट। या आपको टीचिंग के लिए मोटिवेट किया जाए, आप 9 to 3 PM का काम करिए, कुछ सुबह 9 बजे जाइए, 3 बजे वापस आ जाइए, और फिर आप घर का काम देखिए। या फिर आपको बोलेगी आप डॉक्टर बन जाओ, एक नॉर्मल डेंटिस्ट बन जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ भी बन जाओ, ताकि आपको घर के बाहर की दुनिया ना देखनी पड़े, आप घर पे बैठो अपना क्लिनिक खोलो और वहीं पे पेशेंट्स को देखो। जो मोस्ट एक्सप्लोरिंग फील्ड है, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी वाली जो फील्ड है, उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं नहीं दिखेगा। आईआईटीज देख लीजिए, आप एमबीए के कॉलेजेस देख लीजिए, 100 लड़की होंगे, आपको लड़कियां 5-10 मिलेगी, हार्ड। ये डिफरेंस, यस, दैट इज दिस डिफरेंस। और ये कोई डिफरेंस एक रूरल एरियाज की सोच की वजह से नहीं बता रही हूँ, ये एक अर्बन एरिया, अमीर से अमीर घर के अंदर ये डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी को मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेशन देना है, तो वो अपने मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर करेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन देने के लिए, ना कि एक फीमेल चाइल्ड। दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब आप पे स्केल पे आते हैं, सैलरी पे आते हैं। ये तो हो गया कि अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से मिल रही है, क्या इक्वल मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब जब आप काम पे जा रहे हो, तो आपका जो पे स्केल है या फिर जो सैलरी है, उसमें क्या बराबरी होती है या नहीं होती है। Again, thanks to Priyanka Chopra, she is an inspiration for me. In her many of her interviews, she mentioned about unequal pay in the Bollywood to her. उनके मेल कोलीग से ज्यादा उनको कभी भी पेमेंट नहीं मिला, इक्वल भी नहीं मिला, बहुत ही कम उनको पेमेंट मिलता था, चाहे वो कितना भी काम कर ले। ये खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला है। एंड दिस इज द रीजन कि उनका जो शिफ्ट है वो इंडिया से वेस्ट की तरफ हुआ। और ये सिर्फ एक बॉलीवुड का किस्सा है। देयर आर ऑल द सेक्शंस इन द सोसाइटी जहां पे जितनी भी जॉब्स होती है उसमें विमेन का जो पेमेंट है, इट इज नॉट इक्वल। अवर डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वल पेमेंट इन द वर्क प्लेस, बट ये ऐसा है ही नहीं। विमेन का जो पेमेंट है वो हमेशा कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। उनकी सैलरीज है, वेजेस है, आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा। एंड कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स को छोड़ के, कंपनीज को छोड़ के, मोस्टली कंपनीज में अभी भी वुमेन की प्रेगनेंसी को लेके कुछ खास फैसिलिटीज है नहीं। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूं, यस, उनको ये शो करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रेगनेंसी के लिए वी आर पेड लीव्स फॉर 6 मंथ 7 मंथ्स, एंड ये है भी अच्छे कंपनीज पे। बट जो छोटे कंपनीज होते हैं या फिर जो इतने हाई लेवल पे ब्रांडेड कंपनीज नहीं है, अगर उनको पता भी चल जाए कि दैट वुमन इज प्रेग्नेंट और शी इज अबाउट टू प्लानिंग अ बेबी, they remove that candidate from the job as it is a private, that we are not in requirement of the employers right now. So this is also a scenario seen in the Indian companies. So in this manner we can say कि इकोनॉमी फैक्टर में जेंडर पैरिटी लाना बहुत दूर है अभी। देन हेल्थ फैक्टर, हेल्थ फैक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, कुछ छोटे एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ, फिर हम एक डेटा की तरफ चलेंगे। इंडियन सोसाइटीज में आज भी women is said that you should eat in the last, ताकि सब खाना खा ले उसके बाद आप खाइए। They are always brainwashed to in the name of care, to not care for themselves, and as a result their health is deteriorating.
If there is lack of resources, women would be one who would be sacrificing it. And ultimately वो उनकी health पे आ They are doing non-stop continuous work in their household, which is not paid at all, not recognized at all, not respected at all. एंड ये सब उनके हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. अब हम डेटा की तरफ चलते हैं. As per, I'm sorry, I forgot to add some space on my slides this time, but I'll take it care next time. As per the National Family Health Survey, 2019 and 2021, 57% women are anemic, anemia, loss of blood condition. एंड इसमें से 88% वुमेन जो है वो मैरिड वुमेन का केस है. And these women are the one who are not even considered in the decision making process of the home. They're not even asked the opinions. Okay. So we can say that इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे हम स्लाइड में देखेंगे, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है हेल्थ में, सर्वाइवल में, सेक्स रेशियो में उसमें इंप्रूवमेंट हालांकि दिखा है, बट अभी भी पैरिटी इक्वलिटी में लाने में बहुत दूर की बात. हेल्थ इज द वर्स्ट सिनेरियो जो हम इंडिया में भी देख सकते हैं. अब इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस देखते हैं. ये रिपोर्ट का जो डेटा है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है. दैट मीन्स टू इम्प्रूव और टू प्रोवाइड ग्रेटर अवेयरनेस टू द पॉलिसी मेकर्स ऑफ अ कंट्री, बिकॉज अल्टीमेटली अगर इंडिया का जो वर्कफोर्स है उसमें हम जेंडर इक्वालिटी लेके आएंगे तो आपकी जीडीपी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, तो ग्रोथ होगी इकोनॉमी की. इस तरह से आप इसका सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं, यानी कि हाउ जेंडर इनइक्वालिटी अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. देखिए, अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा इनकम में, तो आप हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर रहे हो. तो इकोनॉमी में ग्रोथ कहां से आएगी, जीडीपी कहां से बढ़ेगी, तो ग्लोबल लेवल पे आपका जो दबदबा है वो कैसे उगाएंगे. करेक्ट. कॉजेज क्या है. पहला कॉज मदरहुड. नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. मदरहुड और करियर ये हमेशा से पैरेलल रहे हैं. द एज 24-25 जो आपकी करियर बनाने की एज होती है, 25 से 30 साल की एज होती है, उसमें सोसाइटी के जो नोशंस हैं वो आपको बार बार फोर्स करेंगे दैट योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग. दिस इज द टाइम दैट यू शुड हैव अ बेबी. दिस इज द टाइम फॉर योर मदरहुड. व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, ये सब बाद में भी हो जाएगा, राइट. फिर आप 30s और 40s में जब आप अपनी करियर की ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हो, तो किसी भी तरह से इसको पीक पे ले जाते हैं, तब आपके जो चिल्ड्रन है उनकी टीनेजर वाली एज आएगी, आपके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको उन पे अटेंशन देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आफ्टर 40s आपकी पूरी एनर्जी चली जाएगी. यू आर इन योर ऑलमोस्ट इन योर ओल्ड एज, राइट. तो मदरहुड और करियर ये हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं. करेक्ट. और ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. लेकिन इस मदरहुड को लेके जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 4 बेबीज, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 बेबीज, लड़का तो होना ही चाहिए, पढ़ाई आप बाद में कर लेना, जॉब आप बाद में कर लेना. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में जिसके लिए वुमेन को ब्रेन वॉश किया जाता है. करेक्ट. सो इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द जेंडर इनइक्वालिटी कि आप माँ हैं, आपका काम है बच्चों का ध्यान रखना, आप घर पे रहिए, मैं बाहर का काम देख लेता हूँ. नो, it is the time that with the maternity leave, every institute, every company provide paternity leave as well.
There should be leaves for fathers as well so that they stay at home and take care of the kids, participate in the household activities. It is also a reason because of the preconceived false societal nature जिन्होंने ये फिक्स कर लिया है कि अगर वुमेन है तो आपको यही काम करना पड़ेगा, अगर मैन है तो आपको यही काम करना पड़ेगा. Men are not, for doing jhadu pocha in the home. This is a preconceived notion, but it is not true, and it is dangerous. Now, what is the limitation of the index? देखिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इंडिया का जो रैंक है, ठीक है, हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन इतना जो इसमें आपको बहुत कम इम्प्रूवमेंट मिला है. और आपकी बॉर्डरिंग जो भी कंट्रीज है, भूटान का रैंक आप इंडिया से अच्छा है, बांग्लादेश का रैंक इंडिया से अच्छा है. तो दैट मीन्स क्या इंडिया इतना बुरा कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता. इंडिया जो है, ये जो 4 पैरामीटर्स है, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन पैरामीटर्स को छोड़ के और भी डायमेंशंस है जिसमें इंडिया इंप्रूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. बट वो पैरामीटर्स इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से हमारी रैंक क्या पता इंप्रूव नहीं हो पा रही हो. इन पैरामीटर्स पर हमें काम करना है, नो डाउट, वी अग्री. बट देयर आर सर्टेन अदर पैरामीटर्स जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, बट वो इंडेक्स के पैरामीटर में इंक्लूडेड नहीं है. सो दिस कुड बी वन ऑफ द लिमिटेशंस. करेक्ट. एंड ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसकी कॉजेज क्या हो सकते हैं, इन एक्सेस टू एजुकेशन डिस्कस किया हमने, lack of employment equality we had discussed, job segregation, lack of legal protection, lack of bodily autonomy, poor medical care, lack of religious freedom, lack of political representation, racism, societal mindset. अब थोड़ा सा ग्लोबल परफॉर्मेंस देख सकते हैं. आइसलैंड लगातार 14 सालों से आइसलैंड टॉप कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द जेंडर पैरिटी. यूरोप की जेंडर पैरिटी 76.3% पे पहुंची है, अमेरिका से आगे पहुंच चुका है. सब सहारन अफ्रीकन रैंक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न की रैंक यहाँ देख सकते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया को अभी भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इंप्रूव करने. चैलेंजेस देखो, ये एक और फिर से लिमिटेशन में आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स कि जो लेबर मार्केट है उसको ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ये इंडेक्स है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता. और लेबर के लिए इंडिया में काफी अभी काम किए जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी इन द वुमेन एंड द मेल. सो वे अहेड हम बोल सकते हैं कि implementation of diversity, equity and inclusion. Women is the key. Women का डेवलपमेंट इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज, हर सेक्शन में आपको करना पड़ेगा. विमेन है तो आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एम्प्लॉयड. Collective coordinated bold actions need to be taken. The gender parity globally has recovered to a pre-COVID levels, but the pace of change has stagnated as the converging crisis show progress. And these are certain ways जिसमें हम improve कर सकते हैं. I hope my video is clear with respect to the gender gap report, difference between the male and female. And at last, I would like to request all the women of India, please open your both the eyes. डेली 15 मिनट सीरियल ना देख के डेली आप 15 मिनट न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आप अपने आप को, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको लेके अवेयर करेंगे. बी अवेयर. शिव जी की तीसरी आंख के बारे में छोड़िए, आप अपनी 2 आंख खोलिए, अपने आसपास जो हो रहा है उसको देखिए, एंड देन सी कि आपका जो लेवल है विथ रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्ट एंड अवेयरनेस वो बहुत ऊपर आसानी से पहुंच जाए. क्योंकि इंडिया के अंदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस की कोई कमी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन. कमी है तो विल पावर के अंदर, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द वुमेन. एक वुमेन ही दूसरी वुमेन की ज्यादा दुश्मन. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.